हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू, स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में। जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया है अपना यूजीसी नेट जीआरएफ और सेट की प्रिपरेशन के लिए, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम इसके कंपोनेंट करने वाले हैं। कंपोनेंट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के? मींस जब बैलेंस ऑफ ए पेमेंट का अकाउंट रेडी किया जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन उसमें आती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डबल एंट्री अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी वाली? इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री, मीन्स इन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री किसी टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दूसरी कंट्री के साथ करती है, वो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। और हम लोग हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है, वो भी उसमें आती है। और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के साथ कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, वो भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाया जाता है, कौन कौन से आइटम्स है, टर्म्स है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें दिखानी पड़ती हैं। फर्स्ट हमारी है करंट अकाउंट। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने के लिए आपका फर्स्ट अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? कहते हैं मैडम, करंट अकाउंट वो जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, मीन्स आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, जहां पे आपका लेन देन ज्यादा मात्रा में बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, उसको आप करंट अकाउंट में यहाँ पे शो करते हैं। तो करंट अकाउंट में यहाँ पे क्या है? देखो बेटा, करंट अकाउंट रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? आपकी विजिबल एक्सपोर्ट। अब विजिबल क्या है? विजिबल गुड्स, वो गुड्स जिनको आप देख सकते हैं, वो गुड्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उन गुड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो विजिबल हो, ठीक है, उसको भी आप करंट अकाउंट में शो करते हैं। प्लस इनविजिबल आइटम्स को भी आप करंट अकाउंट में शो करते हैं। अब मैडम, विजिबल अकाउंट तो समझ में आ गया। ठीक है, गुड्स, कोई चीज, कोई गुड्स जो हम बाहर से खरीद रहे हैं या फिर बाहर वाले हमसे खरीद रहे हैं, उनको यहाँ पे आप विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ पे ले आते। ओके बच्चों, अब इनविजिबल टर्म्स और इनविजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ? देखो, अभी जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, कैपिटल अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सभी को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे करंट अकाउंट में उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली होती हैं। ठीक है, जो बार बार होती हैं, जिनका लेन देन बार बार होता है, जिनका बिजनेस बार बार होता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको समझ में आया, गुड्स ऑल टाइम जिसको आप देख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जिसको आप खरीदते भी हैं। एंड इनविजिबल टर्म्स में आया, ये भी वही है जिसको आप खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बट आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो इनविजिबल टर्म्स में आ गया। इनविजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर वेरियस सर्विसेज। इनविजिबल टर्म्स कौन सी? जो आप सर्विसेज लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज का फुल रिकॉर्ड आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करना है आपको करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या शो हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर वेरियस सर्विस। कौन सी सर्विसेज? अगर आपने बाहर वाली कंट्री को कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी है, या कोई इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करी है, टूरिज्म की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ट्रेवल की कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी, या फिर बाहर वालों ने आपको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है, इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड, मैनी मोर। जब सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मींस वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे, उसके बदले में आप उनको मनी प्रोवाइड करा रहे। ठीक है, और अब आप उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और वो उसके बदले में आपको मनी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल टर्म्स शो इन योर करंट अकाउंट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ करंट अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट, जब आप अकाउंट बनाते हैं दो साइड बनती है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम उसको बोला गया है। ठीक है, जो भी अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनाएंगे, हर अकाउंट को आप
डबल एंट्री में दिखाएंगे। तो डबल एंट्री में दिखाया, एक साइड आपकी डेबिट साइड होगी, एक आपकी क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। डेबिट साइड में क्या हुआ, आपके इंपोर्ट गुड्स, ठीक है, जो आपने बाहर से मंगवाए हैं। जब आप बाहर से मंगवाओगे तो क्या होगा, गुड्स के बदले में क्या पे आउट करना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। मनी देनी करनी पड़ेगी तो वो आपकी डेबिट साइड में आएगा, आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। देन आपकी इनविजिबल इंपोर्ट, अब आप सर्विसेज उनसे खरीदते हैं, कोई टेक्निकल सर्विसेज खरीदते हैं, कोई आप उनसे मैकेनिकल सर्विसेज खरीदते हैं, या फिर आप उनसे कोई एडवाइजरी सर्विसेज खरीदते हैं, कोई भी आप सर्विसेज उनसे खरीदते हैं, उसके बदले में आप उनको मनी देते हैं, तो वो भी आपके डेबिट अकाउंट में शो होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट अकाउंट। अब क्रेडिट अकाउंट में क्या है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट आया तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, किसका, गुड्स का, ठीक है, गुड्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट आया, उससे क्या हुआ, आपको मनी मिली सेल ऑफ गुड्स से, और साथ में जैसे यहाँ पे इनविजिबल इंपोर्ट था, ऐसे यहाँ पे इनविजिबल एक्सपोर्ट आएगा, किससे रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। कौन सी सर्विसेज, ये अभी आपको मैंने बताई, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, टूरिज्म की, ट्रेवल की, ऐसी मेनी मोर एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज जब आप लेते हैं तो उसके बदले में आप उनको मनी पे करते हैं। या फिर आप डिविडेंड अगर किसी फॉरेनर को देते हैं तो वो भी आपकी क्रेडिट साइड में यहाँ पे डिविडेंड, जब आप यहाँ पे डिविडेंड टू फॉरेनर जब यहाँ पे होता है, आपको कोई डिविडेंड मिलता है किसी फॉरेनर कंपनी से, तो भी आपके यहाँ पे शो होता है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, आपकी करंट अकाउंट में शो होगा। मैडम ये तो समझ में आ गया, ठीक है। छोटी सी मीनिंग में हम इसको बताते हैं क्या है। देखो करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक फर्स्ट अकाउंट है जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी लेन देन हुआ है उनको उसमें आपको शो करना पड़ता है, ठीक है, शो करना पड़ता है। ऐसे ही हमने उसके दो अकाउंट बनाए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसका अकाउंट बनाया अपने करंट अकाउंट का, उसको दो डबल एंट्री किया उसका बोथ साइड, ठीक है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या हुआ, जो भी आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, आपकी क्रेडिट साइड में क्या हुआ, जब आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, तभी आपका यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब इससे बात करते कहते हैं क्या बात कर रहे हैं मैडम, ठीक है, ओके, बताते हैं आपको। क्रेडिट आइटम्स जितनी भी हैं आपके करंट अकाउंट में, जब आप डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड जब आप ओपन करते हैं, तो जितना भी क्रेडिट अमाउंट यहां पे आता है इक्वल होना चाहिए आपके डेबिट अकाउंट के, ठीक है। डेबिट आइटम्स इज इक्वल टू क्रेडिट आइटम, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, अब एक कंडीशन और, इनफ्लो जो होगा इज इक्वल टू आउटफ्लो हो। जितना इनफ्लो, देखो इनफ्लो कैसे, जो हमारे पास आ रहा है और जो हमारे पास जा रहा है, जो हमारे पास आ रहा है और जो हमारे से जा रहा है, अगर वो इक्वल होते हैं तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम होता है। अब और कैसे, जितना इंपोर्ट हो उतना एक्सपोर्ट हो, या फिर जितना एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होगा, तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम होगा। ओके, अब है, ये तो आपका इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई। अब मैडम स्टेज ऑफ सरप्लस क्या होती है, देखो बहुत इजी है। अभी यहां पे आपने इक्वल किया, लेकिन जब हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है, तो हम सरप्लस की कंडीशन में होते। कैसे, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। मान लीजिए मेरे पास बाहर वाली कंट्रीज जो करेंसी आई है, जो मनी आई है, वो $10,000 है, ठीक है, $10,000, बट मैंने पे करी $7,000, आउटफ्लो कितने का हुआ, 7,000। इट मींस मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट सरप्लस है, ठीक है, वो सरप्लस में दिखाएगा। और क्या होगा, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगी। कैसी आएगी, क्योंकि मैंने जो उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके बदले वो मुझे मनी प्रोवाइड कराएंगे, और मैंने उनसे ज्यादा इंपोर्ट किया नहीं, तो इट मींस बाहर की मनी का, बाहर फॉरेन करेंसी का जो फ्लो होगा, इनफ्लो होगा, मेरी कंट्री में ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, मेरा एक्सपोर्ट दोबारा से ज्यादा हो जाएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट
सरप्लस में आएगा। ओके, अब बात करते हैं आपके डिफिसिट की। मैडम ये तो सरप्लस की बात हो गई, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट कैसे होता है? देखो, क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम, जब क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से कम कंडीशन में होते हैं, मीन जो हमारे पास आया है वो कम है और जो गया है वो ज्यादा है। किस तौर पे, किस मीन्स में मैं आपको बोलूं, जो गया है, क्या गया है? मीन्स हमने ज्यादा से ज्यादा उनसे इंपोर्ट किया है और उस इंपोर्ट के बदले में उनसे क्या लिया है? हमने उनसे इंपोर्ट किया है तो क्या दिया? हमारी मनी उनकी तरफ चली गई, मीन्स मनी का फ्लो हमारा आउटफ्लो हो गया। तो उस कंडीशन में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोरो फ्रॉम आउटसाइड, जब हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो वहां पे आपके डेफिसिट की कंडीशन आ जाती है। बेटा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के पेपर में आता है तो ये कंडीशंस पूछी जाती हैं। आपको ऑप्शन दिया होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो वो किस कंडीशन में है, वो क्या बता रहा है आपको? सरप्लस बता रहा है, डेफिसिट बता रहा है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आपको सरप्लस बता रहा है या डेफिसिट बता रहा है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम बता रहा है, सरप्लस बता रहा है, डेफिसिट बता रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। चलिए इसको आगे, इसका सेकंड हम लोग कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट हम इसका करते हैं। ओके, अब जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या? देखो बेटा, यहां पे फिक्स्ड कैपिटल की बात नहीं हो रही है। वो कैपिटल जिससे आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं। यहां पे बात हो रही है परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स सच एज मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है या किसी कंट्री को लोन दिया जाता है या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है एफडीआई के तौर पे, उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, क्या शो करता है? फाइनेंशियल अकाउंट। जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो फाइनेंशियल अकाउंट को शो करता है। क्या दिखाता है? नेट एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी। वो जो आपने किसी से एक्वायर की हैं, वो आपने किसी को बेची हैं, ठीक है, उनका जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। अब इसमें क्या क्या आइटम्स शो होती हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखो, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शो होगा आपका एसेट्स के तौर पे? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में शो होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी कंट्री के स्टॉक्स खरीदते हैं, किसी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। देन लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर लोन लिए जाते हैं, वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में शो होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो भी होता है आपका कैपिटल अकाउंट में शो होता है। जब आपके एग्जाम में पेपर आता है तो ये ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है क्या ये आपके कैपिटल अकाउंट में है। आपको याद रखना बेटा, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एक्सटर्नल बोरोइंग, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो होता है वो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब कैपिटल अकाउंट 3 टाइप का आपका होता है। किसका? कितने टाइप का? 3, 1, 2, 3। फर्स्ट आपका प्राइवेट कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल कौन सी? वो कैपिटल जब आपने प्राइवेट कैपिटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्राइवेट कैपिटल कोई पर्सनली जब अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है या फिर इन्वेस्ट कराता है उसको प्राइवेट कैपिटल का पार्ट आपने बोला। प्राइवेट कैपिटल 2 टाइप्स के, शॉर्ट कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो कैपिटल 1 ईयर और 1 ईयर से कम के लिए इन्वेस्ट होती है दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल। और जब कैपिटल 1 और मोर ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होती है तो देन कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिर आपका बैंकिंग कैपिटल, कहते हैं बैंकिंग कैपिटल। अब आती है हमारी बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल कौन से कहते हैं? वो कैपिटल जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स बाहर
कि एसेट और लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी बैंकिंग कैपिटल होती है। उसके बाद आपकी आई ऑफिशियल कैपिटल। ऑफिशियल कैपिटल कौन सी? जब आरबीआई किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट के ऊपर होल्डिंग करती है, ठीक है, उसकी मनी, जैसे एसडीआर सुनते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है, ठीक है, उसकी फॉरेन करेंसी के ऊपर होल्डिंग करती है, और या फिर एसडीआर उसको स्पेशल राइट होता है, तो वो आपके ऑफिशियल कैपिटल में आता है, ठीक है बेटा। अब कैपिटल अकाउंट आपका कैसे शो होता है? देखो, उसके भी डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। जैसे आपका करंट अकाउंट का आपने शो किया, डेबिट साइड अभी आपको बताया, जो चीज आपसे जा रही है, क्रेडिट में जो आपके पास आ रही है, तो जो आपके पास जा रही है कैपिटल इनफ्लो, सॉरी कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल बाहर जा रही है तो आपके डेबिट साइड में आएगी, एंड कैपिटल इनफ्लो आपके क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है देन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम है। चलिए अब नेक्स्ट, अब जो थर्ड हमारा कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है? एक मैन काइंड, एक फ्री में देने वाली चीज जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए बट मनी की फॉर्म में गया है, देन उसका रिकॉर्ड तो बैलेंस पेमेंट में रखना ही होगा। अब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए क्या अकाउंट खोला जाएगा? यहाँ पे अकाउंट खोला जाएगा आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट क्या है? गिविंग द गिफ्ट। जब गवर्नमेंट किसी को ग्रांट प्रोवाइड कराती है, किसी कंट्री को ग्रांट प्रोवाइड कराती है उसके लोन से निकलने के लिए, उसकी जो वहां पे जिस तरीके से वहां पे आर्थिक संकट आए, उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए अगर कोई किसी को गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं, प्राइवेट रेमिटेंस दिया जाता है, मींस प्राइवेटली वहां पे मनी प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसी डिजास्टर से निपटने के लिए कोई मनी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि इंडिया ने 1998 में उगांडा को यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड कराया था उसका डिजास्टर रिलीफ के तौर पे, तो इसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिला बट वहां पे इसको वाह उसका यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्या हुआ? वाह। इसी वाह को आप गिविंग द गिफ्ट में यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट में लिखते हैं। इसके भी दो साइड है बेटा, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट साइड, ओके, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है, टू अब्रोड, जो चीज बाहर गई है, मीन्स मनी आउटफ्लो, मनी का आउटफ्लो होगा वो हमारा डेबिट साइड में, मनी का इनफ्लो होगा वो आपका क्रेडिट साइड में। तो इनफ्लो आउटफ्लो में क्या क्या हुआ? प्राइवेट रेमिटेंस बाहर अब्रोड में दी गई है, पेंशन की पेमेंट दी गई है, गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, तो वो सारे आपके मनी आउटफ्लो में आते हैं, वो आपके डेबिट साइड में शो होंगे। देन क्रेडिट अकाउंट में प्राइवेट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। अब जैसे हमारी कंट्री के लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको वहां पे सैलरी दी जा रही है, ठीक है, वहां पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, जो भी रेमिटेंस उनको दी जाती है वो हमारे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारी उनकी करेंसी हमारी इंडिया की करेंसी को बढ़ा रही है ना, उनकी करेंसी हमारी इंडिया के जो कोष है, फंड्स है, उनको बढ़ा रही है, तो वो भी हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है। देन अगर किसी को कोई पेंशन रिसीव्ड होती है, पेंशन रिसीव्ड होती है तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में आती है। आइए इसका फोर्थ, अभी जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट, देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है ऑफिशियल सेटलमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका क्या रोल है। जो फॉरेन करेंसी होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल परचेज से आई है, अब उनकी सेटलमेंट का यहाँ पे टाइम आ गया। कैसे सेटलमेंट करनी है? अगर किसी कंट्री की करेंसी हमारे देश के पास है और हमारी करेंसी किसी देश के पास है, तो उनका एक एक्सचेंज यहाँ पे किया जाता है, उनको बेचा और खरीदा जाता है। ऑफिशियल सेल ऑफ परचेज, ऑफिशियल सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफिशियल सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, और जो भी अदर रिजर्व्स भी हैं जो फॉरेन कंट्रीज के हैं, उनको भी यहाँ पे सेल परचेज किया जाता है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के भी डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, जैसा कि आपको पता है
जो हमारे पास इनफ्लो होगा, जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारी करेंसी हमारे पास आ रही है, वो हमारा सरप्लस होगा, मींस, ठीक है। और वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। और जो हमारे पास जो अदर कंट्री की करेंसी थी वो कंट्री के पास जा रही है, तो वो आउटफ्लो होगा। जो आउटफ्लो होगा वो हमारा यहाँ पे डेबिट साइड पे शो होगा। तो जो आपका ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट है, इसको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया। बेटा पेपर में ये पूछा जाता है तो आप ध्यान से समझिएगा। एक ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट की फर्स्ट पार्ट जो है ऑटोनोमस अकाउंट, या इसको बोलते हैं। ऑटोनोमस अकाउंट में क्या होता है, जब फ्लो ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को लोन प्रोवाइड करा रही है या फिर उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, नॉर्मली बिजनेस में उनके इन्वेस्टमेंट कर रही है या उनको लोन प्रोवाइड करा रही है ऑफिशियल तौर पे, तो वो आपके ऑटोनोमस में आते हैं। मींस वो किस लिए, एक नॉर्मल बिजनेस के तौर पे जब आप उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे या फिर उनकी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके बदले में आपको मनी ही मिलेगी, ठीक है। मनी मिलेगी तो आपका यहाँ पे आपका इनफ्लो जो अच्छा हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका सरप्लस यहाँ पे शो होगा। तो उसको बोला गया अबव द लाइन, ओके। एंड अकोमोडेटिंग अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट का अकोमोडेटिंग अकाउंट क्या है, यहां पे जो होता है फंड का फ्लो जो एक गवर्नमेंट से होता है अदर कंट्रीज के बिजनेस में, ठीक है, वो किस लिए होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफिशिट दिखाने, एक नकली तौर पे आपने फ्लो दिखाया है। जैसे हम लोग अपने अकाउंट में करते थे ना कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को या मिसलेनियस रिसिप्ट को आप दिखा देते थे। उसमें क्या दिखा देते थे कि जो आपको रिसिप्ट नहीं भी हुआ है बट उससे आपको अपने बैलेंस के जो अकाउंट है वो इक्वल करने होते हैं, ठीक है। एक तरीके से नकली तौर पे जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है वो अकोमोडेटिंग अकाउंट में दिखाई जाती है। फ्लो फंड ऑन कैपिटल अकाउंट मीटिंग द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिफिशिट है उसको दूर करने के लिए अकोमोडेटिंग अकाउंट खोला जाता है। बट ऑटोनोमस अकाउंट ऐसा नहीं है, ये रियलिटी में फ्लो ऑफ लोन, फंड और इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि इसके बदले में आपको यहाँ पे इनफ्लो आपकी कंट्री का बढ़ने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में होने वाला है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से जो आपकी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव बनाने का तरीका है अकोमोडेटिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसको बिलो द लाइन बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा अबव द लाइन और बिलो द लाइन कौन सा है। अबव द लाइन जिससे आपकी कंट्री का इनफ्लो एक्चुअल में बढ़ रहा है, दैट इज अबव द लाइन। जिससे आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी डेफिसिट को कम करने के लिए आपने यहाँ पे उसको लगाया है, उसको किया है, उस ट्रांजैक्शन को किया, उस फंड को ट्रांसफर किया है, दैट इज कॉल्ड बिलो द लाइन। ये आपके 4 कंपोनेंट हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल कैसे मानते हैं। या तो वो इक्वल होगा या वो डिसइक्वल होगा, ठीक है। इक्वल किस फ्लो में है, जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है, ठीक है। जितना एक्सपोर्ट हुआ है उतना इंपोर्ट, ठीक है। एक नॉर्मल तौर पे मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के जितना इंपोर्ट हुआ है जितना एक्सपोर्ट हुआ है उतना ही इंपोर्ट हुआ है, तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम में दिखाएगा। बट डिसइक्विलिब्रियम में क्या है, जितना इंपोर्ट हुआ है एक्सपोर्ट उससे कम हुआ है, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से होगा, अब देखो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल नहीं है, तो वहां पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा, आपका जो इनफ्लो है, जो आपका इनफ्लो है कम होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। मींस इंपोर्ट तो आप ज्यादा कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वो आपका नेगेटिव कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट चला जाएगा। बट
जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा, मींस एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और आपके इंपोर्ट कम होंगे, वो आपकी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो करेगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको टॉपिक, प्लीज आप कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।